हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कारखाना निरीक्षक, ये जो आपकी वैकेंसी के इंटरव्यूज होने वाले हैं, उन इंटरव्यू से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और सिचुएशनल हैंडलिंग वाला टॉपिक। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की क्लास में या आज के सेशन में, बेसिकली हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है कि आपके जो इंटरव्यू होते हैं, किसी भी एग्जाम का आप इंटरव्यू दो, चाहे इसका चाहे किसी और एग्जाम का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जब हम इंटरव्यू देते हैं तो उसमें अक्रॉस सेक्शंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट रहते हैं, साधारण रहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस तरह से पूछे जाएंगे। उसका एक तयशुदा सिलेबस रहता है, एक डेफिनेट आउटलाइन रहती है कि ये हमको प्रिपेयर करना है, एक निश्चित चीजें रहती है उसके अंदर। और कुछ चीजें ऐसी रहती है जिसका कोई सिरा पकड़ में नहीं आता आसानी से। मतलब यह है कि उसमें बहुत तयशुदा प्रश्न नहीं रहते, कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है, कोई निश्चित रूप से चीजें उसमें नहीं होती है। ओपन एंडेड चीजें रहती है, खुला हुआ रहता है वो उसके सिरे, कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है और उसके लिए आपको बिफोर हैंड कुछ तैयारी करनी रहती है। आज का ये जो हमारा सेशन है, इसमें हम इसी तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल हैंडलिंग, इथिकल डिलीमा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कैसे आपको टेकल करना है उसके बारे में मैं आपसे विचार करूंगा। बात बात थोड़ा सा उसके बारे में हम करेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हमको देखनी है। सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं, देखिए इसमें क्या चीज पढ़नी है। पहले तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते क्या है ना। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसके अंदर चार तरह के प्रश्न हैं और चारों एकदम अलग अलग नहीं है, बल्कि आपस में इंटरमिंगल्ड है, जुड़े हुए हैं। जैसे पहले टाइप के क्वेश्चन हो गए डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता जिसको बोलते हैं। ठीक है, निर्णय क्षमता या डिसीजन मेकिंग, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो निर्णय लेने की क्षमता, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या को हल करना या समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या निदान बोलते हैं इसको, निदान मतलब समाधान करना, हल करना। निदान मतलब होता है किसी भी चीज को सॉल्व करना बेसिकली। तीसरे होते हैं सिचुएशनल हैंडलिंग, मतलब किसी परिस्थिति को, स्थिति को, किसी भी मुश्किल को किस तरह से आप हैंडल करते हैं वो। और चौथा होता है इथिकल डिलेमा, जिसको मॉरल डिलेमा भी बोलते हैं, इथिकल डिलेमा भी बोलते हैं। और इसको हिंदी में नैतिक दुविधा बोला जाता है ना, नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा या एथिकल डिलेमा। और सिचुएशन हैंडलिंग को परिस्थिति निदान बोला जाता है। तो ये चार तरह के ऐसे सिचुएशंस बनते हैं। देखिए ये है क्या और इनसे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। देखिए पहली चीज तो ये है कि इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो थ्योरेटिकल नहीं होते। सबसे पहली चीज ये, वो आपको थ्योरेटिकल नहीं रहेंगे, यानी कि सैद्धांतिक प्रश्न नहीं रहते। आपसे कोई परिभाषा पूछ ले, कोई कंसेप्ट पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि बताइए एथिकल डिलेमा क्या होता है, बताइए प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है, बताइए डिसीजन मेकिंग के लिए दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इस तरह के सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाने की शून्य संभावना है। इन चैप्टर से इस तरह की परिभाषा प्रश्न, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड, जिसको हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, केस स्टडी वाले पूछे जाएंगे। केस स्टडी का मतलब है कि आपके सामने एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, एक स्थिति दे दी जाएगी, और उस स्थिति में आप क्या करेंगे ये आपसे पूछा जाएगा। तो पहली चीज है कि ये जो मैंने ऊपर टॉपिक्स लिखे हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल हैंडलिंग या एथिकल डिलीमा, इनसे रिलेटेड सैद्धांतिक प्रश्न नहीं आते हैं, बल्कि कैसे प्रश्न आते हैं, केस स्टडी पर आधारित प्रश्न आते हैं। यानी आपको एक परिस्थिति दे दी जाएगी, एक केस दे दिया जाएगा,
एक स्थिति दे दी जाएगी, एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, एक दृश्य दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप इमेजिन कीजिए कि आप इस पोजीशन में है, इस पोस्ट पे है, इस सिचुएशन में है, तो आप क्या करेंगे या क्या करते। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न केस स्टडी बेस्ड रहते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सभी जो है मिलते जुलते, एकदम अलग नहीं है, आपस में गुत्थम गुत्था है, इंटरमिंगल्ड टॉपिक्स है। जैसे हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो आपके सामने एक परिस्थिति दे दी, एक स्थिति दे दी और आपको कहा कि इसमें आपको आप क्या निर्णय लेंगे बताइए। ठीक है, तो पहले हम डिसीजन मेकिंग की बात करें। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय क्षमता। आपको बोला, आपको एक केस स्टडी दी और उसमें कहा कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे और उस निर्णय के पीछे आपका क्या जस्टिफिकेशन है। पहले क्या रहेगा, आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी, एक चीज। दूसरा यह है कि पूछा जाएगा कि इसमें ऐसी केस स्टडी में अगर आप होंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन को बैक करने के लिए, मतलब उसके पीछे आपका क्या लॉजिक है, क्या आर्ग्यूमेंट है। तो डिसीजन के पीछे आपका क्या आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट से बैक करो मतलब उसको पुष्ट करो, अपना जो भी निर्णय है उसको लॉजिक से पुष्ट करो कि आपने किस आधार पर, किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर यह निर्णय लिया है या इस निर्णय तक पहुंचे हैं। ठीक है, उसके पीछे आपका क्या कारण है, क्यों आपने निर्णय लिया, उसको बोलते हैं बैकिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव बैकिंग, कि आप उसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं बेसिकली। तो इन तीन ग्राउंड्स में आपको ये देखना है। अब ये जो सिचुएशन होती है डिसीजन, देखिए मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसकी कोई किताब नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप याद कर लो a+b का होल स्क्वायर और उसको अप्लाई कर लो, या आप याद कर लो कोई आर्टिकल संविधान का और उसको अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं और ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेंगे, किसी आपको फॉर्मूला नहीं है, कोई आपको इसका कोई ऐसा कोई ट्यूटर नहीं है जो आपको कोई ऐसा नियम लिख के दे दे कि इस स्थिति में आपको ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो सिचुएशंस होती है ये हर केस अलग अलग होता है और हर केस के हिसाब से सिचुएशन या सिनेरियो बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती है जो हमें माइंड में रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, तो हम उनके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके सामने इसमें कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। पहले प्रोफेशनल सिचुएशन हो सकती है कोई भी, प्रोफेशनल सिचुएशन। प्रोफेशनल सिचुएशन का मतलब क्या होगा कि आपको ऑफिस की एक स्थिति दे दी जाएगी। ठीक है, ऑफिस की एक स्थिति दे दी जाएगी कि भाई प्रोफेशनल में कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपको कहा है कि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल बन जाते हैं, मान लीजिए कि आपका चयन हो जाता है, फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं और प्रिंसिपल बन जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल बनने के बाद आपके सामने कोई सिचुएशन आती है ना। मान लीजिए कि आपके, मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को बताता हूँ, एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, जैसे आपको कहा कि आप प्रिंसिपल बन जाते हैं, एक दिन आपको ये पता चलता है कि आपके कॉलेज में जहाँ के आप प्रिंसिपल हैं, आपके सामने खबर आती है कि आपके कॉलेज के अंदर जो वाटर कूलर्स है, पानी के कूलर्स जो जिससे पानी प्योरीफाई होता है, ठंडा पानी बच्चों को मिलता है, वो खराब हो गए हैं और उसका प्यूरिफाइंग सिस्टम खराब हो गया है, जिसकी वजह से पोल्यूटेड वाटर आ रहा है और उस पर ध्यान न देने की वजह से कुछ बच्चों ने, या बल्कि कई बच्चों ने वो पानी पिया और उसकी वजह से वो बीमार हो गए, सीवियरली बीमार हो गए, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर, और वो इस वजह से बीमार हो गए क्योंकि आपका वाटर कूलर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था, प्यूरिफायर। ठीक है, और एक बच्चे की डेथ भी हो गई बीमारी की वजह से। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर प्रेशर आ गया, मीडिया में खबर फैल गई, आपके ऊपर दबाव है, तो आप क्या एक्शन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, आपका क्या एक्शन रहेगा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन हो गया कि आप इसमें क्या करेंगे। जैसे कि मान लो कि आपको पता चलता है कि आपके कॉलेज में वाटर प्यूरिफायर खराब होने की वजह से पॉल्यूटेड वाटर बच्चों ने कंज्यूम किया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए, एक आध की डेथ भी हो गई और आपके ऊपर चौतरफा प्रेशर आ गया है, मीडिया में भी बात फैल गई है, ऊपर से अथॉरिटीज का भी प्रेशर है, थोड़ी सी मतलब हर तरह से बच्चों के जो पेरेंट्स है वो भी आपके ऊपर एक तरीके से हावी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सिचुएशन से कैसे निपटेंगे, इस तरह के प्रश्न आ गए।
आपको बताना है कि आपका सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स क्या रहेगा, व्हाट वुड बी योर सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपका सिचुएशन, इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे। अब देखो ये एक सिनेरियो हो गया, ऐसे सैकड़ों सिनेरियो हो सकते हैं। अब इनसे आप कैसे निपटेंगे, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है, और ये बता रहा है कि आप उस पद पर हैं जिस पद पर ऐसी चुनौतियां आपको हर दिन आ सकती हैं, मतलब डे टू डे बेसिस पे इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो उन चैलेंजेस के सिचुएशन में कहीं आप घबरा तो नहीं जाएंगे, कहीं उन चैलेंजेस के सिचुएशन में आप गलत निर्णय तो नहीं ले लेंगे, कहीं आप चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर देंगे, कहीं उनको और वर्स तो नहीं कर देंगे, मतलब और बदतर तो नहीं कर देंगे। आप एक ऐसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे जा रहे हैं, तो वहां पर आप उस सिचुएशन से संभलने के लिए या उस सिचुएशन को संभालने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स क्या है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब इसके अंदर आपसे पूछा जाता है। अब देखिए इसका कोई तयशुदा सिलेबस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। पहले ये कि अगर आपको डिसीजन लेने का बोला है पैनल में से किसी मेंबर ने, तो आप पहले तो डिसीजन लो। ये मत बोलो कि सर मैं, कई बार क्या होता है कैंडिडेट ये बोल देते हैं कि सर ऐसी कंडीशन में मैं ये भी कर लेता वो भी कर लेता, या मैं दोनों ही है तो मैं पता नहीं क्या करता। ऐसा नहीं करना है, अगर आपको डिसीजन लेना है, पहली चीज तो ये है कि आपको वहां पर डिसीजन लेना ही है। कोई भी आप बीच में स्थिति की छोड़ नहीं सकते, मना नहीं कर सकते कि सर सॉरी, ऐसे क्वेश्चंस पे आप सॉरी नहीं बोल सकते। सॉरी आप उन प्रश्नों पे बोल सकते हो जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस है। आपसे किसी ने कहा कि बताइए कि भाई मध्य प्रदेश, ये इंडिया में स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी किस ईयर आई, तो आपको याद नहीं है ईयर, तो आप मना कर सकते हैं कि सर सॉरी मुझे ईयर याद नहीं है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे आप सॉरी बोल सकते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि बताइए कि मध्य प्रदेश में फिलहाल में जो है वो कितने आईटीआईज है, तो आप सॉरी बोल सकते हैं कि सर मुझे नंबर पता नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रश्नों में कि आपसे पूछा कि ऐसे में आप क्या करेंगे और आप बोल दे कि सॉरी सर मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, तो आपका इंटरव्यू वही एंड हो गया। तो पहली चीज तो ये है कि जो चारों तरह के प्रश्न या इनमें से इंटरमिंगल्ड क्वेश्चन रहते हैं, रखे हुए रहते हैं आपस में, इस तरह के प्रश्नों में सॉरी बोलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव एन आंसर एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू टेक ए डिसीजन और टू कम आउट ऑफ द डिलेमा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये अपेक्षा की जा रही है, अनिवार्य रूप से, अनिवार्य शब्द में बोल रहा हूँ, कंपल्सरीली आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि आप इसका उत्तर देंगे ही देंगे। ये कोई फैक्चुअल प्रश्न नहीं है कि आप बोल दो सर मैं भूल गया, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह का ये प्रश्न है ही नहीं। तो इसका जवाब आपको देना ही देना है, पहली चीज। इसमें सॉरी कभी मत बोलना, आपका इंटरव्यू वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रश्न हो, इसमें सॉरी नहीं बोलना है, कुछ ना कुछ जवाब देना है, और कुछ ना कुछ, कुछ का मतलब उल जलूल नहीं, सीधा सीधा जवाब मतलब सही देना है अपने को। तो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस में या किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको यू हैव टू आंसर, पहली चीज। इसमें आप सॉरी बोल ही नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपका जो उत्तर रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, तो पहली चीज ये है कि उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात तो झलकनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको अल्ट्रा वायर्स जाके काम नहीं करना है। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तीसरा है कि अपना जो रोल है उस रोल के मुताबिक आपको क्या अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लेना है। ठीक है, चौथा जो है सकम नहीं करना है, डू नॉट सकम टू दी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के सामने आपको हथियार नहीं डालने हैं। सकम करना मतलब समर्पण कर देना या मतलब हार मान लेना, तो आपको सकम नहीं करना है। डू नॉट सकम टू दी प्रेशर, एनी काइंड ऑफ प्रेशर। तो पहली चीज तो ये है कि आपको आंसर देना ही देना है, इसमें आप सॉरी मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, सॉरी सर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, ये नहीं करना है, करना ही नहीं है। दूसरी चीज, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आंसर देना है। ऐसा कोई जवाब नहीं देना जो बचकाना लगे, जो चाइल्डिश लगे, जो जुवेनाइल किस्म का लगे। आपके उत्तर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आना चाहिए, क्योंकि आपसे केवल उत्तर ही नहीं पूछा जाएगा, आपने उस उत्तर क्यों पहुंचे, आप उस निर्णय तक कैसे पहुंचे कि आप क्या करोगे, उसके पीछे का कारण भी पूछा जाएगा। इसलिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला उत्तर देना है।
तीसरी चीज है कि अल्ट्रा वायर्स जाके कभी कर नहीं देना, मतलब कभी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आपके सीमा क्षेत्र के बाहर है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का सीधा सा मतलब ये होता है, अल्ट्रा वायर्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, आप उसके बाहर जाके काम करें। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आई कि भाई आप जो है फॉर एग्जांपल किसी क्षेत्र में ऑफिसर है, मान लो कारखाना निरीक्षक है या असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, और आपके सामने एक सिनेरियो दे दिया कि मान लीजिए कि आपके सामने एक सिचुएशन आई, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, और आप बोल दो कि मैं तो पॉलिसी बदल दूंगा, मैं नया कानून लेके आऊंगा। तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पॉलिसी बदलने और नया कानून लाने की ताकत नहीं है, वो पोस्ट नहीं है आपकी। आपको कभी भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रह के आप क्या कर सकते हैं, वैसा उत्तर देना है। अधिकार क्षेत्र के अंदर रहकर अल्ट्रा वायर जाके आपको काम नहीं करना है। जैसे कई बार क्या बच्चे स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर मैं जो है मतलब लॉ बदल दूंगा, मैं तो ये नियम ही बदल दूंगा, ये कानून बदल दूंगा क्योंकि नियम ही गलत है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि वो आपके सीमा के दायरे, मतलब आपके अधिकार के दायरे में नहीं आ रहा, अधिकार की सीमा में नहीं आ रहा। तो आपको उत्तर वो देना है जो उस पद के अंदर रहते हुए आप कर सकते हो, नहीं तो तुरंत आपसे पूछेंगे कि आप क्या कोई मुख्यमंत्री हो राज्य के जो कानून बना दोगे, या आप कोई मान लो कि पार्लियामेंटेरियन है जो कानून बना दोगे। इसलिए दूसरी चीज ये है कि अल्ट्रा वायरस रह के काम करना। पहली चीज आंसर देना ही है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आंसर हो क्योंकि उसके पीछे बैकिंग भी होनी चाहिए, लॉजिकल बैकिंग। तीसरा अल्ट्रा वायरस यानी कि कभी भी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के डिसीजन नहीं लेना है। चौथा रोल, रोल मतलब यह है कि आपका जो रोल है उस पर्टिकुलर डिसीजन के मामले में या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के मामले में, उस रोल पे रहते हुए आप क्या डिसीजन ले सकते हो वो आपको करना है। जैसे मान लो कि आपको ये पता चला कि आपका वाटर कूलर खराब है, अब आप बोलो कि सबसे पहले तो मैं जाकर के वाटर कूलर खुद रिपेयर करूंगा क्योंकि मैं ही मैकेनिक हूँ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो आपका काम नहीं है। यू आर द प्रिंसिपल, और ऐसा आपको नहीं करना है कि आप खुद ही जा करके जो है वो चीजों को टेकल करने लगे। प्रिंसिपल वाली जो पोस्ट होती है वो बेसिकली मैनेजरियल पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। आपको मान लो कि आपसे किसी ने कहा कि भाई आपको मान लो ऐसा पता चलता है कि आपके कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण लेके चल रहा हूँ, आपको कोई कहता है, मान लो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन में आपसे इंटरव्यू पैनल में पूछा गया कि आपको पता चलता है कि आपने नया नया ज्वाइन किया, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, आपने नया नया ज्वाइन किया, आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपने नया नया ज्वाइन किया है और आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आता है पहले ही दिन या दूसरे दिन या पहले हफ्ते के अंदर अंदर, जिसमें डॉक्यूमेंट में ये आपको बताया जाता है, आपके सामने सिचुएशन रखी जाती है कि सर हमारा जो कॉलेज है ये पिछले 5 सालों से प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा है, हमारे यहाँ से केवल 20% स्टूडेंट का ही प्लेसमेंट होता है। जितने भी स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें से 80% का प्लेसमेंट नहीं हो पाता, ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा पाते हैं, केवल 20% ही बच्चे हैं जो प्लेस हो पाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा पाते हैं, बाकी 80% को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे सिचुएशन को सुधारने के लिए? और आप बोलो कि मैं खुद जा जाके बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं खुद जा जाके उनको लैब्स में ट्रेनिंग दूंगा, उनको कारपेंटरी सिखाऊंगा, उनको फिटिंग सिखाऊंगा, उनको वेल्डिंग सिखाऊंगा, तो वो आपका रोल नहीं है। आपको अपने रोल के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट काम है, जो अप्रोप्रिएट एक्शन है, जो अप्रोप्रिएट डिसीजन है, वो आपको लेना है। ठीक है ना? तो अल्ट्रा वायर जाके भी काम नहीं करना है और इंट्रा वायर्स भी काम नहीं करना है। मतलब इंट्रा वायर्स का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा भी कोई काम नहीं करना है जो आपके रोल के विपरीत हो या उससे अलग हो या उससे भिन्न हो। आप ये जानिए कि मैं किस पोस्ट पे हूँ, वो जो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उस पोस्ट पर बने रहते हुए आपका क्या दायरा है तो आपको समझना है, ना उसके बाहर जाके काम करना है ना उससे नीचे जाके काम करना है, क्योंकि वो आपको नहीं करना रहता है। आप कमांड कीजिए, है ना? आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस वाटर कूलर को बंद करवा देंगे, कहेंगे कि उसको तुरंत बंद करो और एक वैकल्पिक सिस्टम लागू करेंगे कि कोई और दूसरा या तो ऑलरेडी प्योरीफायर जो है तो दूसरा प्योरीफायर या तो वहां पर डिप्लॉय करवा देंगे, या फिलहाल के लिए उसको बंद करवा करके वाटर के दूसरे सोर्सेस के जो टैंक्स वगैरह आती है या जो कैंस आती है वो बुलवा लेंगे, क्योंकि ताकि पानी का सप्लाई भी ना रुके कॉलेज में, और जब तक वो रिमूव नहीं हो जाती बग या जो उसमें प्रॉब्लम है वो रिमूव नहीं हो जाती,
बच्चे पॉल्यूटेड पानी भी ना पिए और ज्यादा बीमार ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको बंद करवा के रिपेयर वाले को बुलवाएंगे, ऑर्डर देंगे और खुद नहीं करेंगे, ऑर्डर देंगे कि जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर करवाया जाए, उसको ठीक करवाया जाए, और तब तक के लिए या तो दूसरा वाटर कूलर डिप्लॉय करवाएंगे वहां पर, या फिर वैकल्पिक व्यवस्था, कुछ भी ऑप्शनल व्यवस्था करेंगे पानी की कैंस वगैरह की, है ना। तो वो आप ऑर्डर देंगे, खुद नहीं करेंगे, खुद ही की पानी लेने चलेगा, ऐसा नहीं है, ऑर्डर देंगे और मेक श्योर करेंगे, उसको सुपरवाइज करेंगे कि वो विद इन 1 आवर मैक्सिमम 1 घंटे में वो चीज आधे से 1 घंटे में हो जाए। आपका काम है ऑर्डर देना और उसको सुपरवाइज करना, रीचेक करना, कि वो मेक श्योर करना कि वो काम हुआ या नहीं जो आपने ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो रोल अपना समझिए, ना उससे अंदर जाना है ना उससे नीचे जाना है, और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स रहना है, और अल्ट्रा वायर्स नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। ठीक है, उसके बाद है कि किसी भी तरह का प्रेशर अगर आ जाए, प्रेशर के सामने आपको सकम नहीं करना है। सकम का मतलब यह है कि आपको टूटना नहीं है, ब्रेक नहीं होना है। जैसे मान लो कि आपकी तरफ मीडिया का दबाव आ गया, आपके उच्च अधिकारियों का दबाव आ गया, जनता की तरफ से, बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से दबाव आ गया, और आप ऐसी कंडीशन में आपने कहा कि मैं तो इस्तीफा ही दे दूंगा, आप क्या करूं, कुछ और काम करूंगा, है ना, इतने इतने प्रेशर को तो मैं झेल ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वहां पर आपको सिचुएशन हैंडल करना ही करना है। आप ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ मैं तो इस्तीफा दे दूंगा और कुछ और काम कर लूंगा, ये काम मेरे से नहीं बनने वाला, ऐसा नहीं है। आपको सिचुएशन हैंडल करना ही है, चाहे कितना भी प्रेशर आए, और सिचुएशनल एकदम सही तरीके से हैंडल करना है, टूटना नहीं है, ब्रेक नहीं होना है। भले ही आप रियल लाइफ में हो जाओ, पर कम से कम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसा आंसर तो नहीं ही करना है। जैसे करप्शन वाले बहुत सारे केस स्टडीज बनती है कि आपका जो ऑफिसर है, आपका जो सीनियर है बेसिकली, वो आपको बोल रहा है कि एक फाइल आप आगे बढ़ा दो, और आप जान रहे हो कि वो फाइल में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, मे भी करप्शन वाली चीज है, या किसी को इनलेजिटिमेट तरीके से फेवर करने वाली चीज है, या कुछ भी ऐसी चीज है जो कि एथिकली और मॉरली और इवन कॉन्डक्ट में, जो ऑफिशियल ऑफिशियल कंडक्ट होता है उसके तहत राइटफुल नहीं मानी जाएगी। फिर भी आपसे ऊपर से प्रेशर है, आपका सीनियर बोल रहा है, आपका बॉस बोल रहा है, इवन कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, मिनिस्टर ही बोल रहे हैं, जो आपके मंत्रालय के मंत्री हैं, जिस मंत्रालय के अधीन आप काम कर रहे हैं उसके मंत्री जी बोल रहे हैं कि सर आप तो इसको साइन करके आगे बढ़ा दो, बाकी हम देख लेंगे। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? और वो आप जान रहे हो कि आप जिस डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर रहे हो, जिस फाइल पे, वो दरअसल उसके साइन करने से कुछ गलत हो जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आप इंजीनियर हो, है ना, कोई पुल बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, और आप ऐसी पोस्ट को, खराब सीमेंट इस्तेमाल हो रही है, और अगर मान लो कि आप उस पे साइन करके उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो वो जो पुल बनने वाला है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, वो हो सकता है कुछ समय बाद गिर जाए, कई लोगों की जान चली जाए, लेकिन आप पे प्रेशर है कि आपको उसको पास करना ही है, क्योंकि वो बेसिकली मंत्री या दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इस तरह के बहुत प्रेशर वाली सिचुएशंस वहां पर आपके सामने रख दी जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको कभी भी सकम नहीं करना है, आपको बहुत राइटियस तरीके से, राइटफुल तरीके से उसको हैंडल करना है। अब आप क्या करेंगे? आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं इस्तीफा ही दे दूंगा, आप ये भी नहीं बोल सकते कि मंत्री जी का प्रेशर है तो मैं क्या करूं, मंत्री आपको सस्पेंड कर देगा या फिर आपका ट्रांसफर कर देगा, ही हैज गॉट ऑल दी पावर्स, बेसिकली उसके पास तो सारी अथॉरिटी है, तो आप फिर आप क्या करेंगे? तो इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स या टेक्निक में बता दे रहा हूँ, उसको आपको हमेशा करना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में बच्चे बहुत फंस जाते हैं। फिर वो कुछ उलझुल जवाब देते हैं, उसके क्रॉस क्वेश्चंस में और उल्टे प्रश्न हो जाते हैं, फिर वो एकदम ही इंटरव्यू की दिशा भी बिगड़ जाती है, और पूरा इंटरव्यू में आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस जहां लूज हुआ, आप बाकी के क्वेश्चंस भी गलत कर देंगे। तो इस तरह के जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें पहली चीज तो यह है, इसके पीछे आपकी बैकिंग रहेगी। जैसे अल्ट्रा वायर जाके काम नहीं करना, जैसे आप ये नहीं बोलोगे कि मैं तो मीडिया में जाके बोल दूंगा कि मंत्री जी मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, या मैं तो अपने बॉस को मना कर दूंगा कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, या मैं तो कोर्ट चला जाऊंगा, या मैं मुख्यमंत्री के पास चला जाऊंगा। इस तरह की चीजें आपको नहीं करना है। दूसरा, अपने रोल के अप्रोप्रिएट काम करना है, ठीक है ना, ये सब तो चीज है ही है। और इसकी बैकिंग भी आप दे सकते हो, जब भी कोई आप जवाब दोगे तो उसके पीछे ये बैकिंग रहेगी कि सर मेरा तो वो रोल ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ अल्ट्रा वायर जाके, या मेरा वो काम नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि जहां आपको निर्णय लेना है और इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर या सीनियर वाला प्रेशर है, तो वहां पर आपको हमेशा राइट डिसीजन लेना है।
राइट का मतलब ये है कि कभी भी गलत डिसीजन मत लेना कि मैं तो साइन कर दूंगा, ऐसा नहीं। आप बोल रहे हैं कि मैं सिग्नेचर कर दूंगा, लेकिन सिग्नेचर करने के साथ एक नोट डालना पड़ता है हमेशा। जब भी कोई ऑफिसर के पास कोई फाइल आती है और जब वो साइन करते हैं तो उनको क्लेरिफिकेशन के साथ एक नोट डालना पड़ता है, तो मैं वहां पर ये नोट डाल दूंगा कि मेरे सीनियर और मिनिस्टर के साथ ने मुझे इसके लिए कहा कि आप इस पे साइन कर दीजिए, तो मैंने साइन कर दी। दूसरा चीज है कि उनसे राइटिंग में ले लूंगा कि आप मुझे ये राइटिंग में दे दीजिए कि मैं इस पे साइन कर दूं, तो मैंने इस पे साइन किए। तो इसमें आपको थोड़ा सा इस तरह का सेफ आंसर देना है। जैसे क्या बोलोगे, बोलना कि सर अगर मुझ पर ऐसा प्रेशर आता है तो मैं सबसे पहले उस ऑफिसर से जो मेरा सीनियर है उनसे कहूंगा कि आप मुझे राइटिंग में दे दीजिए, तो मैं इस पर साइन कर दूंगा, और आप मुझे राइटिंग में दे दीजिए कि मेरी आपने मुझसे कहा है कि मैं इस पे साइन करूं, तो मैं इस पे साइन कर दूंगा। अगर आप मुझे राइटिंग में नहीं दे रहे हैं तो मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। बाद में अगर मान लो कि कोई सिचुएशन अराइज होती है तो आप क्या करोगे, आप ये बता सकते हो कि सर मैंने ये साइन नहीं किया था, मुझे दरअसल मेरे सीनियर ने राइटिंग में ये ऑर्डर दिया था कि आप इस पर साइन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये बता सकते हैं कि मैंने अपने सीनियर्स के कहने पर इस पर साइन किया और बेसिकली उन्होंने मुझे राइटिंग में दिया था, इसका एविडेंस है, प्रूफ है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप ये बोल दो कि सर ऐसी सिचुएशन में मैं डिसीजन अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से ही लूंगा। अगर मुझे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो मैं उसके लिए रिperकशंस झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लूंगा जो जिससे लोगों का नुकसान हो, जिससे जान माल की हानि हो, खासतौर पे लोगों की जान पे खतरा है, या कोई भी ऐसा काम जो गलत है मैं नहीं लूंगा। अगर उसके जो भी रिperकशंस होंगे मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और हालांकि कोई भी आपको इस तरह सस्पेंड नहीं कर सकता बिना कारण बताए, आगे आप उसके खिलाफ फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं रहती है। कभी भी इस तरह के प्रेशर में आपको टूटना नहीं है, बल्कि उसका कोई वैकल्पिक समाधान देना है। देखिए अब यहाँ तो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों हजारों सिनेरियो हो सकते हैं, पर आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए वहां पर। राइट एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, आंसर देना ही है, अल्ट्रा वायर्स जाके काम नहीं करना, रोल का जो अप्रोप्रिएट आपका रोल है उसके हिसाब से लेना है, और दूसरा ये है कि परिस्थिति के सामने गिव अप नहीं करना है, सटम नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करने का मतलब ये है कि आपको वहां पर टूटना नहीं है, कहना है कि मैं गलत काम नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और हाँ के जो भी रिperकशंस होंगे वो मैं झेलने को तैयार हूँ। हालांकि ये नहीं कि आप इस्तीफा दे दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप राइटिंग में मांग लोगे ऐसी सिचुएशन। जैसे यहाँ पर आप प्रिंसिपल हैं, आपके सामने चौतरफा दबाव आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप केवल ये कर सकते हैं जो उस वक्त आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले वाटर कूलर को रिपेयर करवाएंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उनको बुला करके, उनको तलब करके, उनके खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्यवाही का विधान है, जो नियम है, वो करेंगे। मन से कुछ नहीं करना है कि बुला के सस्पेंड मार दिया, आपका अधिकार ही नहीं है। आप ये बोलना कि ऐसी इस परिस्थिति में जो भी नियम के हिसाब से दंडात्मक कार्यवाही होगी और जिसके विरुद्ध होनी चाहिए वो मैं करूंगा। या फिर अगर मेरे पास उसकी शक्ति नहीं है तो जिसके पास शक्ति है उसको रेफर कर दूंगा। जैसे मान लो कि इसके लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं हर कॉलेज में कि भाई ये चीजें देखने के लिए एक अलग ही मैनेजमेंट का सिस्टम बना होता है, जिसका काम है कि भाई साफ सफाई ठीक हो रही है कि नहीं, बाकी चीजें ठीक से काम कर रही है कि नहीं, बच्चों को पानी ठीक मिल रहा है कि नहीं, कैंटीन ठीक है कि नहीं, साफ सफाई ठीक है नहीं, गार्डन ठीक है कि नहीं, एडमिशन का सेक्टर होता है, बसेस का सेक्शन होता है, हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट कॉलेजेस में बने रहते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है तलब करूंगा, और जो नियम के हिसाब से जो कार्यवाही बनती है कि उसको सस्पेंड करना है या उसको निलंबित करना है या मेरे हाथ में कितनी पावर है, वो देख करके मैं निर्णय लूंगा, जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा और पद पर जाने के बाद भी आपको पता चलेगा। ये नहीं करना कि मैं तो उसको उठा करके एकदम फायर कर दूंगा। आपके पास शक्ति भी तो होना चाहिए किसी सरकारी अधिकारी को, सरकारी कर्मचारी को फायर करने की, भले वो पियून ही क्यों ना हो, उसको फायर करने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप फायर करोगे। आप केवल ये बोलोगे कि उस समय नियम के हिसाब से मेरे पास जो शक्ति होगी उसका प्रयोग मैं उस शख्स के खिलाफ या उस डिपार्टमेंट के खिलाफ करूंगा, और उतना दंडात्मक कार्यवाही, उतनी प्यूनिटिव एक्शन लूंगा जितना कि नियम के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, बाकी जो बच्चे
बीमार हुए हैं या जिनको कुछ नुकसान हुआ है, उनके प्रति क्या किया जा सकता है, वो करने की मैं कोशिश करूँगा। जो सरकारी प्रावधान उसके मामले में है ना? तो वो मैं कोशिश करूँगा। बाकी मीडिया-वीडिया का जहाँ तक सवाल है, मीडिया से आप बात करके कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, उनको हमने सस्पेंड कर दिया है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर दी और बाकी प्रशासन इस मामले में जो-जो चीज़ें हैं वो देखेंगी, सीधी-सी बात है। और कुछ नहीं हो सकता। है ना? जो भी एक्शन लिया जाना है वो कानून के मुताबिक लिया जाएगा, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना? और आपको ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो एकदम काम एंड कंपोज़्ड होके, कूल होकर के आपको इस तरह के सवालों का उत्तर देना रहता है। तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन्स ऐसे रहते हैं। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि वो रहता है आपका एथिकल डिलेमा वाले क्वेश्चन, थोड़ी-सी इसकी बात करते हैं। इसको है ना आप जितनी अलग-अलग केस स्टडीज़ देखोगे, सब में आपको अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी। एथिकल डिलेमा की अगर अपन बात करें, जिसको मॉरल डिलेमा भी बोलते हैं, एथिकल डिलेमा भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में नैतिक दुविधा बोलते हैं। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, नैतिक दुविधा वाले प्रश्नों में क्या होता है कि आपको 2 या 3 ऑप्शन दिए रहते हैं कि इन तीनों में से आप क्या चुनेंगे। वहाँ पर आपको खुद निर्णय लेना है, लेकिन ऑप्शंस दे देते हैं वो। और वो ऑप्शंस में से इतना ज़्यादा संकट वाले ऑप्शंस रहते हैं कि किसी को भी चुनना मुश्किल है और किसी को भी छोड़ना मुश्किल है। इसको बोलते हैं मॉरल डिलेमा के क्वेश्चन, एथिकल डिलेमा के क्वेश्चन। डिलेमा का मतलब है कि दुविधा है, निर्णय लेने में दुविधा आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, और उसमें क्या रहता है आपके सामने 2 या 3 ऑप्शंस रहते हैं और तीनों ही ऑप्शंस बराबर अच्छे हैं या बराबर बुरे हैं या कम ज़्यादा अच्छे बुरे हैं। तो उसमें आप कोई भी निर्णय लोगे गलत ही होगा या कोई भी निर्णय लोगे वो कुछ न कुछ उसमें खामी होगी ही होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को नैतिक दुविधा के प्रश्न बोलते हैं, ये खूब चलते हैं इंटरव्यूज में। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक उदाहरण दिया कि मान लो कि आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, ठीक है? और आप मैरिड हो और आप एक लोअर इनकम ग्रुप में आते हो, मान लो कि आपकी मंथली इनकम जो है वो 20-25 हजार रुपए, 30,000 रुपए जो भी है बोल दिया, 20-25 हजार रुपए है इंदौर भोपाल जैसे शहर में। आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चल अचल संपत्ति नहीं है, खुद का मकान भी नहीं है, आप एक किराए के घर में रहते हो, 20 से 22-25 हजार रुपए कमाते हो, घर के अकेले कमाने वाले हो और आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी बूढ़ी मदर है और आपके बच्चे हैं, 1 या 2 बच्चे हैं। घर में और कोई अर्निंग नहीं है, केवल आप अर्निंग हो और आपकी भी तनख्वाह 20-25 हजार से ज्यादा नहीं है और कोई चल अचल संपत्ति आपके पास नहीं है। ये स्थिति कोई बहुत रेयर कंडीशन नहीं है भारत में, करोड़ों लोगों की यही स्थिति है ना? इससे भी बदतर है बल्कि। और कह रहे हैं कि आपके कोई ऐसे रिश्तेदार भी नहीं है, रिश्तेदार भी जैसे लोग होते हैं आमतौर पे उनके रिश्तेदार भी उसी तरह के रहते हैं या कम से कम जनरल ट्रेंड सोसाइटी का ये है कि लोग उसी से रिश्तेदारी रखना पसंद करते हैं जो उनके बराबरी वाले होते हैं। तो आपके रिश्तेदारों की भी कमोबेश यही स्थिति है जो आपकी स्थिति है, आपके दोस्तों की भी कमोबेश यही स्थिति है जो आपकी स्थिति है। ऐसी स्थिति में आपके सामने एक बड़ा बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, जहाँ आपको पता चलता है कि आपकी मदर बहुत बीमार है और उनका एक ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनको लंग्स की या किडनी की प्रॉब्लम है और उसमें आपको 5 लाख रुपए लगने हैं, ठीक है? और इसी समय जब आप अपनी मदर के लिए इलाज की तैयारी कर रहे थे, आपकी वाइफ को भी मान लो कि कैंसर डिटेक्ट होता है। गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मान लो कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसको भी कैंसर डिटेक्ट होता है और वो लास्ट स्टेज पे है। अब आपकी मदर की एज मान लो फॉर इंस्टेंस 60 साल है, आपकी बीवी की उम्र जो है वो 30 साल है। आपका एक बच्चा या 2 बच्चे भी हैं, मान लो 5 साल का आपका एक बेटा है, बेटी, ठीक है? मदर जो है उनको किडनी का बहुत सीवियर बीमारी है, वाइफ को कैंसर है, लास्ट स्टेज पे है। दोनों के इलाज में 5 लाख रुपए लगेंगे, मतलब वाइफ के इलाज में भी 5 लाख में उसकी सर्जरी, कीमोथेरेपी वगैरह हो जाएगी और किडनी का जो प्रॉब्लम है वो भी 5 लाख रुपए में हो जाएगा। लेकिन आपके सामने संकट ये है कि आपके पास 5 ही लाख है, बल्कि 5 लाख भी नहीं है, आपके पास 4 लाख है और ये 4 लाख मैक्सिमम है जो आप जुटा सकते थे। किसी भी तरह से मेहनत करके आपने सब कुछ करके देख लिया, जो-जो आपके पास बेचने लायक चीज़ें थी आपने बेच दी, सेविंग आदमी क्या करेगा 20-25 हज़ार में, उल्टा उस पे कर्ज ही होगा। तो आपके पास सेविंग कुछ थी नहीं क्योंकि अर्निंग ही नहीं है। कोई सेविंग नहीं थी, कोई चल-अचल संपत्ति नहीं थी, कोई दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार ऐसे नहीं है जो आपको पैसा दे सके, ठीक है? आपके पास आयुष्मान का कार्ड भी नहीं बना हुआ मान लो और कार्ड बना भी हुआ है तो वो उसमें आप अंडर कवर इसमें नहीं हो रहा है वो और
दोनों की कंडीशन ऐसी है कि आपको इलाज अभी करवाना है और जिसका इलाज नहीं हुआ ये निहित है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है? अगर आपने मदर का इलाज नहीं करवाया आने वाले 15 दिनों में तो मदर ऑफ हो जाएंगी और अगर वाइफ का इलाज नहीं करवाया तो वाइफ की डेथ हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन में। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? मदर का इलाज करवाएंगे या वाइफ का इलाज करवाएंगे? ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। ठीक है? बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा रेयर नहीं है, हालांकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ये इसको बोलते हैं इथिकल डिलेमा के क्वेश्चन, मॉरल डिलेमा के क्वेश्चन। अब देखो इसमें दोनों ही ऑप्शन को चूज करना मुश्किल है, क्योंकि आप अगर मदर को मरने दे रहे हैं तो ये भी गलत है, और वाइफ को मरने दे रहे हैं तो ये भी गलत है, और दोनों को ही मरने दे रहे हैं कि मैं किसी का इलाज नहीं कराऊंगा तो वो और गलत है। कोई निर्णय ही नहीं ले रहे तो वो और गलत है, क्योंकि निर्णय नहीं लेंगे तो दोनों ही चली जाएंगी। ऐसी कंडीशन में क्या सही क्या गलत है बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप मदर को मरने देते हैं तो वो भी गलत है, वाइफ को मरने देते हैं वो भी गलत है, दोनों को मरने देते हैं कोई डिसीजन ही नहीं लेते कि आप दोनों ही में से मैं कुछ ही ना कहूं तो और गलत हो गया, क्योंकि अन्यथा तो एक बच जाती, अब तो दोनों ही नहीं बच पाएंगी अगर आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। और आप कुछ भी करके तीसरी कोई सिचुएशन नहीं है जो आप करें, आपको एक ही का इलाज करवा सकते हैं आप, और कुछ आप कर ही नहीं सकते, गिवन ही नहीं है। अपने मन से मॉडिफाई मत करना कि सर मैं तो कर्जा ले लूंगा, मैं तो लोन उठा लूंगा, मैं तो फलाना कर लूंगा, मैं तो ये सब आप नहीं कर सकते, आप कर चुके हो, उसके बावजूद आप 4 लाख रुपए जुटा पाए हो, अभी 1 लाख और कम है। ठीक है ना? वो सब करने के बाद ही आपके पास 4 लाख आए हैं, नहीं तो आपके पास तो कुछ भी नहीं था। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? अब ये इथिकल डिलीमा वाला क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों में आप ये मत बोलना कि सर मैं कुछ नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा। आप ये भी मत बोल देना कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपको कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं तो भूल गया मैं क्या करता, क्योंकि ये फैक्चुअल प्रश्न नहीं है जिसमें आप ये बोलो कि मैं तो भूल गया सर मैं क्या करता। इसमें आपको निर्णय लेना है। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना बेटा, इसमें ना आपको बहुत लॉजिकली और बहुत इमोशंस को थोड़ा ताक पे रखना पड़ता है। आमतौर पे मैं जब भी बच्चों से क्वेश्चन इंटरव्यूज में हम लोग जब पूछते हैं तो ज्यादातर बच्चे मदर के फेवर में चले जाते हैं इमोशनली, क्योंकि हम लोग मदर ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, शी हैड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ, और हम जो भी है उनकी वजह से है इसलिए हम मदर को बचाएंगे। और तो लेकिन इस सब में वाइफ की क्या गलती है? वो आपकी मदर की कंडीशन में थी इसलिए उन्होंने आपके लिए वो सब किया, लेकिन वाइफ तो उस समय आपके साथ थी नहीं कि वो आपको पाले पोसे, वो वाइफ का काम ही नहीं है। तो इस तरह से इमोशनल डिसीजन नहीं लेने पड़ते, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमोशंस को हाथ पे रख के माइंडफुल डिसीजन लेने पड़ते हैं। और माइंडफुल डिसीजन का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको कॉस्ट देखना है कि किस स्थिति में बेहतरी है। जैसे मदर की आयु 60 वर्ष है, 60 साल है, वाइफ की आयु 30 ही साल है। ठीक है? वाइफ के साथ बच्चा भी है, मदर के साथ जो है कोई बच्चा नहीं है, उनके बच्चे सब ग्रोन अप है और सब अपने अपनी जिंदगी में ऐसे है कि उनको माँ की मतलब जरूरत तो हमेशा ही होती है, लेकिन उनके बिना उनका काम नहीं रुकेगा, ये आप देखेंगे। पत्नी के मरने का मतलब ये है कि एक जवान व्यक्ति का मरना जो समाज में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता था, जबकि मदर जो है वो उनके पास समय कम है। वैसे तो कोई कभी भी मर सकता है, इसका कोई नियम नहीं है। फिर माँ, इसके साथ बच्चा भी इन्वॉल्व है जो कि मदर के ना होने पर अनाथ हो जाएगा, जो छोटा 4-5 साल का। अगर इसकी उम्र 30 है तो बच्चा मुश्किल 4-5 साल का होगा मान। ऐसी कंडीशन में आपको ये करना है कि आप फिर वाइफ के फेवर में चले जाओ, क्योंकि वहां पर दो जिंदगियां इन्वॉल्व है, उसका सोशल यूटिलिटी ज्यादा है, और क्योंकि मदर की सोशल यूटिलिटी कम है। अब आपको पहले ये बोलना है कि सर वैसे तो मैं कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो कि मैं दोनों को ही बचाऊं, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर मैं वाइफ के फेवर में जाऊंगा बहुत भारी दिल के साथ। मुझे वाइफ के फेवर में जाना पड़ेगा मजबूरी में, और क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, और वजह यह है कि मेरी वाइफ जो है उसके साथ एक बच्चा भी है, उसकी उम्र कम है जबकि मदर की उम्र ज्यादा है, और साथ ही साथ उनके बच्चे ग्रोन अप है तो कोई दूसरा उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति पैदा। ठीक है? आप ये कर सकते हैं, बाकी चीजें आपको ये नहीं बोलना है कि मैं तो सरकारी मदद ले लूंगा, वो सब आप कर चुके हो। तो बहुत कठोर होता है जीवन, तो वो सब करने के बावजूद भी आप ये चीजें नहीं हो पाती, मतलब बहुधा बहुत कठोर होता है, तो वो तमाम चीजें हो चुकी है। इस तरह में आपको नैतिक दुविधा वाले प्रश्न, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये केवल एक उदाहरण मैंने आपको बताया, ऐसे कई क्वेश्चंस बनते हैं नैतिक दुविधा वाले। ठीक है? जहां पर आपको किसी एक को चुनना होता है। जैसे एक प्रश्न ये है कि मान लो कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने साल भर बहुत तैयारी की, आपका बहुत
एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं, आपका मान लो पीएससी का एग्जाम है, एमपीपीएससी का एग्जाम है, जिसमें आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, आपके पूरे परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई है, आपके माता पिता बहुत ओल्ड एंड फ्रेजाइल है, और आप ही के ऊपर पूरा परिवार का दारोमदार है, और वो लोग जो है बहुत मतलब बहुत समय से उम्मीद लगाए हुए हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा। आप भी बहुत तैयारी के मामले में बहुत अपना संतुष्ट हो, आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि अगर आप एग्जाम दे दोगे तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, प्रीलिम्स या मेंस जो भी है, और आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसे समय में आप घर से बहुत दमखम के साथ निकलते हो, आपकी तैयारी एकदम सुपर है, तो मालूम है कि मैं एग्जाम दे दूंगा तो कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती एग्जाम क्वालिफाई करने से, और आप बाइक से एग्जाम देने जा रहे थे, और आपकी बाइक से एक एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पर एक छोटा बच्चा जो है आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और खून बहने लगता है, और अगर आपको उसको तुरंत आपने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो उसकी जान निकल जाएगी। ठीक है, आप किसी और को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सुबह का समय है, आपका 8 बजे का एग्जाम था, और उस समय अगर आप 2-4 लोगों को उस रास्ते पर भीड़ भाड़ नहीं है, कोई बंदा आपको मिलता ही नहीं है, जो मिलता भी वो मना कर देता है कि हम इसमें हाथ नहीं डालना चाहते, पुलिस केस है, आप ही ले जाओ भाई, हमको कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए तो आपका एग्जाम छूट जाएगा, एग्जाम देने जाओगे तो बच्चे की जान चली जाएगी। बच्चे की जान जाना एक, लाइफ खत्म होना है। एग्जाम नहीं देने जाना जो है उसमें भी निहित है कि आपके पूरे सपने, आपके माता पिता के सपने सब चकनाचूर हो जाएंगे, और आपने जो इतनी तैयारी की है, हो सकता है कि इस सदमे को सह करके आपके घर में ही कोई अनहोनी हो जाए, सदमे को देख करके हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि मान लो कि आपके पिता बीमार है, ऐसा कुछ भी सिचुएशन बना दे, इसमें आप क्या करोगे? इस तरह के, अब इसमें मान लो एग्जाम नहीं देने जाना भी गलत है, और बच्चे को छोड़ देना भी गलत है, दोनों ही गलत है, लेकिन आपको कहीं ज्यादा जो प्रपोर्शन का डिफरेंस होता है वो चुनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही चीजें ठीक नहीं है या दोनों ही चीजें ठीक है, तो उसमें जो प्रपोर्शन का डिफरेंस होता है उस हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा बुरा है। ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को बचाएंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जान किसी भी अन्य चीज से महत्वपूर्ण है। एग्जाम आप फिर दे सकते हैं, कोई और एग्जाम दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम पे किसी की लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज है बहुत दुनिया में, हो सकता है आपका एग्जाम निकलता ही नहीं, फिर भी तो आप कुछ ना कुछ करते ही। इस तरह से आपको वहां पर निर्णय लेना होता है, कम बुरे को चुनना होता है, अगर दोनों ही बुरे हैं तो जो कम बुरा है उसको चुनना होता है, और ये कम बुरा आप कैसे चुनोगे? इन सब आधारों पे। तो इस तरह के एथिकल डिलेमा के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने रहते हैं। तो ये जो है, ये सेशन लेने के पीछे आज मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह के अगर प्रश्न आ जाए तो उसकी आप पहले से प्रैक्टिस करो, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो देख के जाओ पहले से, और उसके बाद जो है केस स्टडीज ऐसी बहुत सारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, किताबों में भी मिल जाएगी, इस तरह की केस स्टडीज को पढ़ो और उस हिसाब से निर्णय लो। कभी भी गलत निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेने के लिए मना नहीं करना है, कोई ना कोई निर्णय लेना ही है और अच्छा लेना है ना? और वहां पर इन सब तमाम चीजों को दिमाग में रखना है कि मेरा क्या यहाँ पे रोल क्या है, मेरे पास क्या शक्तियां हैं, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, व्यक्तिगत हित में, सामाजिक हित में, इन तमाम मुद्दों को दिमाग में रखते हुए आपको निर्णय लेना होता है। तो ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया कि सिचुएशन वाले क्वेश्चंस को, या डिसीजन मेकिंग, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, या एथिकल मॉरल डिलेमा वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। एक और सेशन में इस पे आपका लूंगा, जिसमें हम और 4-6 केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। अभी तो मैंने आपको थ्योरेटिकल चीजें बताई हैं, अब मैं केस स्टडीज 4-5 लेके आऊंगा एक सेशन में, जिसमें आपको पता चलेगा केस स्टडीज के माध्यम से कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमको किस तरह से कंक्लूजन पे पहुंचना है, डिसीजन पे पहुंचना है, और उसके पीछे क्या लॉजिक और क्या बैकिंग होनी चाहिए। तो एक और सेशन में मैं 4-6 केस स्टडीज आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। आने वाले सेशन में हम और कुछ केसेस पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको और आइडिया लग जाए सिचुएशन को देख करके। ठीक है, अब आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आप नेविगेट के साथ जुड़े रहिए, अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।